तस्वीर ने कराची की रिहायशी एक ऐसी लड़की को देखा है जिसने डेरा गाजी खान के एक लड़के से फेसबुक पर दोस्ती कर रखी थी। लेकिन जब इस लड़की का शाहजेब से आमना सामना हुआ तो इस लड़की के होश उड़ गए। कोरंगी की रिहायशी इस लड़की का फर्जी नाम आसिया था। आसिया ने फेसबुक पर लॉगिन किया तो इनबॉक्स में शाहजेब का मैसेज आया हुआ था। आसिया बेताबी से शाहजेब का मैसेज पढ़ने लगी। मैसेज पढ़ने के बाद आसिया ने शाहजेब की तस्वीर देखी तो कहीं ख्यालों में खो गई। वो डेरा गाजी खान जाने वाली बस में खुद को सफर करती हुई नजर आई और जब बस डेरा गाजी खान पहुंची तो शाहजेब ने मुस्कुराते चेहरे के साथ आसिया को खुशामदीद कहा था। फिर शाहजेब उसे एक कार में बिठाकर अपने घर ले गया जहां शाहजेब की मां ने आसिया का माथा चूमा था। फिर अचानक शहनाई की गूंज में शाहजेब आसिया को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले गया था। आसिया अपने ख्यालों से चौंकी तो शाहजेब की तस्वीर कंप्यूटर पर थी। आसिया ने फौरन शाहजेब को फोन मिला दिया। हेलो, मैं आसिया बात कर रही हूँ। कैसी हो आसिया? मैं परेशान हूँ। देखो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम कराची कब आओगे? बहुत जल्द। तुम परवाह मत करो। देखो, अगर तुम नहीं आए ना तो मैं एक दिन खुद बस पकड़कर डेरा गाजी खान आ जाऊंगी। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना? हाँ, क्यों नहीं, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। कराची की रिहायशी आसिया और डेरा गाजी खान के 24 साल शाहजेब की दोस्ती इंटरनेट पर हुई थी। शाहजेब ने आसिया को शादी का यकीन दिलाया था। आसिया यतीम थी और अपनी एक बहन के साथ कोरंगी में रहती थी, जबकि उसके दोनों भाई शादी करके अलग हो चुके थे। आसिया बुरी तरह शाहजेब के इश्क में डूबी हुई थी, जबकि उसकी बड़ी बहन उसको समझाती रहती थी कि कहीं वो कोई धोखा न खा जाए। आसिया? हाँ, जी। तेरा दिमाग खराब हो गया है? तूने कभी शाहजेब को देखा है क्या? नहीं बाजी, बस तस्वीर देखी है। तस्वीर जाली भी तो हो सकती है। बाजी, मैंने उससे फोन पर भी बात करी है। वो एक अच्छा लड़का है। पछताएगी एक दिन। मेरा क्या है? आसिया और शाहजेब वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद एक दूसरे के नजदीक आ गए और अब आसिया शाहजेब पर अंधा एतमाद करने लगी थी। अब आसिया रात दिन फेसबुक और फोन के जरिए शाहजेब से राब्ते में रहने लगी। शाहजेब, मुझे लग रहा है तुम मुझसे पीछा छुड़ा रहे हो। बहुत जल्द आऊंगा तुमको लेने के लिए। तुम परेशान मत हो, यहाँ पर मेरी थोड़ी सी मसरूफियात है। देखो, अगर तुम ना आए ना तो मैं खुद आ जाऊंगी वहाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर मैं वहाँ आई तो कहाँ आऊँ? कहाँ आऊँ? घर में और कहाँ? अपनी माँ से मिलवाऊंगा, वो बहुत खुश होगी। अच्छा, ठीक है। अल्लाह हाफिज। एक रोज जब आसिया ने फोन कर शाहजेब को बताया कि वो 2 दिन के बाद बस में सवार होकर डेरा गाजी खान आ रही है तो शाहजेब थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि वो उसे अपने घर ले जाने से कतरा रहा था। लेकिन उसने आसिया के लिए मुतबादिल इंतजाम करना शुरू कर दिया था। आसिया डेरा गाजी खान जाने वाली बस में सवार थी और शाहजेब से मुसलसल राब्ते में थी। रात के 3:30 बजे जब बस डेरा गाजी खान पहुंची तो कुछ मुसाफिरों के उतरने के बाद आसिया भी बस से बाहर आ गई। उसने आंखें फाड़ कर इधर उधर शाहजेब को तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन शाहजेब वहां मौजूद नहीं था। आसिया ने शदीद घबराहट और परेशानी के आलम में शाहजेब को फोन मिला दिया।
कहाँ पर हो तुम? बस आ गया। तुमने सर पर चादर पहनी हुई है ना? हाँ हाँ हाँ, मैंने सर पर चादर ओढ़ी हुई है। मैंने तुम्हें देख लिया है, बस मैं आया। कैसी हो आसिया? कौन हो तुम? शाहजेब, तुम्हारा शाहजेब। तुम शाहजेब नहीं हो सकते। वो तो सिर्फ 22 बरस का है। यार तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तुम मेरे साथ चलो। ये डेरा गाजी खान का रिहायशी शकूर था, जो बाल बच्चों का वालिद था, और इसने जाली तस्वीर और जाली अकाउंट बनाकर आसिया को अपने जाल में फंसाया था। छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे तुम? पहले मुझे ये बताओ तुम हो कौन, वरना मैं शोर मचा दूंगी। अच्छा बात सुनो, मेरा नाम शकूर है और शाहजेब के नाम से मैं ही तुमसे बात कर रहा था। प्लीज मुझे माफ कर दो, मगर एक बात सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? देखो, अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो मुझे अभी के अभी कराची जाने वाली गाड़ी में बिठाओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। आसिया, अब रात को यहाँ से कोई गाड़ी नहीं जाएगी, मुझ पर एतमाद करो। रात गेस्ट हाउस में गुजार लो, मैं सुबह तुमको छोड़ दूंगा। प्लीज आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। शकूर आसिया को बहला पुसलाकर गेस्ट हाउस ले गया, जहां शकूर और उसके दो साथियों ने मुबैना तौर पर आसिया के साथ इज्तिमाई ज्यादती कर डाली। फिर दूसरे रोज शकूर आसिया को डरा धमका कर एक नामालूम मकाम की तरफ ले जा रहा था कि रास्ते में एक पुलिस एहलकार, जो कि रूटीन की गश्त पर मामूर था, उसने शक की बुनियाद पर शकूर से पूछगछ शुरू कर दी। तो आसिया ने अपनी सारी दुख भरी दास्तान उस पुलिस वाले को सुना दी। पुलिस ने शकूर और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया, और फिर पुलिस ने जो बयान दिया वो ये। यहाँ पे बिला फुसलाकर टेलीफोन के जरिए पहले इनकी दोस्ती लगी शकूर नामी लड़के के साथ, तो फिर उसने यहाँ की शादी के बहाने उसे यहाँ पे बुलाया, और बुलाने के बाद उसे गेस्ट हाउस में ले गए। उसके साथ उसके बाकी साथी एक वकास नामी लगता था और उसका दोस्त था, और उसका एक अजीज मानुल्ला भी इस सारी साजिश में, सारे मामले में उसके साथ हमराही था। वापस कराची छोड़ने के लिए जब बस स्टैंड पे लेके जा रहे तो रास्ते में जाहिद कांस्टेबल है, उसने इनको मुश्तबा समझकर वहाँ पे उसने अरेस्ट किया। तो फिर पुलिस को इतला दी। मामला जब हमारे नोटिस में आया तो सारी फिर उसके बाद कार्रवाई अमल में लाई गई और मुलजमान को भी अरेस्ट किया गया, और हस्ते ज़ाब्ता के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। ये है वो मरकजी मुल्जिम जिसने मुबैना तौर पर आसिया को अपने जाल में फांसकर डेरा गाजी खान आने पर मजबूर किया। शब्बीर ने जब मरकजी मुल्जिम से बात की तो उसने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया था। ये कराची मुझे एक बार नहीं, मुझे 50 बार बुला चुके हैं। प्लीज आप कराची जाओ, या मैं नहीं आ सकता कराची। आप अगर आपने आना है तो आप खुद आ जाओ। ये सर जी वहाँ से आके बैठने के बाद यहाँ ये डीजी खान मेरे पास आके पहुंची। सर ये जैसे वहाँ पे आए, इन्होंने मुझे देखा तो ये फौरन हट गए। इन्होंने कहा भाई नहीं, आपने तो मुझे कहा था कि मेरी एज जो है ना 24 साल है, आप जो ना तकरीबन 34 या 35 के हो। मुझे 34-35 मेरी नहीं है, अगर मेरी एज हो भी तकरीबन 27-28 29 की है। उसने कहा नहीं, आपकी एज जो है ना इतनी ज़्यादा है। तो अच्छा, मैंने कहा ठीक है, अब क्या करनी है, मुझे टिकट करवा दो, मैंने वापसी जाना है। मैंने ठीक है, मैं आपको टिकट करा देता हूँ, लेकिन इस टाइम रात के 4 बजे कोई गाड़ी यहाँ पर सही नहीं जाती, जो है ना सुबह आपको मेरा वादा हो गया मैं आपको। इसने कहा नहीं जी बस नहीं, चल ठीक है, सुबह जो है ना मुझे टिकट करा देना। मैंने वहाँ पे कमरा लिया हुआ था शालीमार होटल के साथ, एक गेस्ट हाउस है सुलेमान गेस्ट हाउस, वहाँ पे सर मैं ले गया। वहाँ पे इसे जाके मैंने बिठाया, या तो मैंने सिर्फ उसे बाजू से पकड़ा है, यहीं से पकड़ा है सर। उसे जैसे मैंने यहाँ से पकड़ा है सर, उसने अपना हाथ जो है ना। वाक़े के कुछ रोज बाद पुलिस ने आसिया को कराची में उसके वर्सा के हवाले कर दिया था और मुल्जिमान पर मुकदमा कायम करके उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।
शब्बीर ने मुल्तान में एक ऐसी लड़की को देखा है जो अपनी पसंद की शादी करने में नाकाम हो गई थी, लेकिन मोहब्बत की चिंगारी बुझने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता भड़कती रही और फिर एक दिन हसरत नाकाम के शोलों ने सब कुछ अपनी लपेट में ले ली। अहाते में छोटी छोटी ईंटें जोड़कर बड़े बड़े कमरे बनाए गए थे। इन कमरों में सामान न होने के बराबर था। झूलती हुई चारपाइयां, कुछ रजाइयां और कुछ बर्तनों के सिवा और कुछ नजर नहीं आता था। ये रानी नामी लड़की का ससुराल था, जहां वो 3 साल पहले ब्याह कर आई थी। रानी के ससुर और देवर सुबह मजदूरी पर चले जाते और पूरा घर अकेला रह जाता था। रानी कुछ देर घर का काम काज करती और फिर ऐसे आईने के सामने खड़ी होकर अपना जायजा लेने लगती। एक दिन रानी आंगन में खाना पकाने में मसरूफ थी। उसका ससुर और देवर चारपाइयों पर बैठे गपशप कर रहे थे कि ऐसे में उसका शौहर भी घर आ गया। क्या हुआ तेरे काम का? अब मेरी काम की बात हो गई है, कल इंशाल्लाह ताला मैं कराची चला जाऊंगा। शौहर के कराची जाने का सुनकर रानी ने पलट कर देखा और फिर अपनी जगह से उठ गई। अरे कहाँ जा रहा है तू? मेरी काम की बात हो गई है, मैं कराची जा रहा हूँ और वो काम की सेटिंग करके तुम्हें भी कराची बुलवा लूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं आना, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ अब्बा। ठीक है तो कह रही है, वहाँ काम मारी मारी फिरेगी। अभी तुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है? तू यहाँ आराम से रह, भाई को जाने देना। अरे तो मैं कब रोक रही हूँ इसे, जाए। अरे जाते को तेरी रोटी जल गई है। रानी जल्दी से पलटकर चूल्हे की जानिब गई, तवे से जलती रोटी और तवा उतारा और फिर चूल्हे पर एक पतीली चढ़ा दी। क्या हुआ, खाना पक गया तेरा? हाँ बुझी पक गया है, बस ला रही हूँ। रानी ने जल्दी जल्दी प्लेटों में खाना निकाल कर दिया। रानी के ससुर और देवर खाना खाने में मसरूफ हो गए। भाई ये खाने में बहुत देर करते हैं। खाना लाने में देर होती है, हम खाने में देर नहीं करते बेटा, बैठो। ये लो अब्बा। आ जाओ। ये अब्बा तुम खाओ, मैं पहले मुँह हाथ धोऊंगा, उसके बाद खाना। अरे खाना खा लो ना। चलो तुम। रानी शौहर के पीछे पीछे गई और फिर वो मुंह धोने बैठ गया और रानी उसे डोंगे से पानी देने लगी। रानी एक बात तो बता, तू मेरे साथ खुश तो है ना? हाँ खुश हूँ तेरे साथ। शौहर है तू मेरा, फिजा खुश रहना मेरी मजबूरी है। चल जा, साबुन ला के दे मुझे। रानी ने अपने शौहर को साबुन उठाकर दिया और फिर पानी का एक डोंगा भी उसकी तरफ बढ़ा दिया। बड़ी मुंह क्या देख रही है? चाचा के खाना निकाल मेरे लिए, मैं कपड़े बदल के आ रहा हूँ। शौहर को कराची गए हुए अभी कुछ ही दिन ही हुए थे कि एक दिन रानी के कजन ने उसे फोन कर दिया। दोपहर का वक्त था। रानी अपने आंगन में थी और उसका फोन पलंग पर पड़ा हुआ था। रानी ने पलटकर फोन उठाया तो उधर से उसका कजन मुश्ताक बोल रहा था। हेलो, कौन? मैं मुश्ताक बोल रहा हूँ रानी, अब तू मेरा नाम भी भूल गई। अरे हाँ मुश्ताक, कैसे हो तुम और बाल बच्चे कैसे हैं? हाँ हाँ सब ठीक है। और सुनाओ। तुझे पता है रानी, मेरी जिंदगी में तो अब अंधेरा ही अंधेरा है। हम मेरी दुनिया में कौन सी रोशनी है? 3 साल हो गए रानी, अब तो मैं तेरी सूरत भी भूल चुका हूँ। अच्छा है, भूल जा मुझे, मेरी शादी हो चुकी है। ऐसा नहीं हो सकता रानी, तू सिर्फ एक बार मुझे अपना चेहरा दिखा दे। नहीं नहीं, मैं तुझसे नहीं मिल सकती हूँ, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। खामोशी से, चुपके से रानी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब तो तेरा शोहर भी गांव से बाहर चला गया। शौहर नहीं है तो क्या हुआ, मेरे ससुर और देवर तो है ना। अभी रानी बात ही कर रही थी कि उसे सामने से अपना देवर आता दिखाई दिया। रानी ने फौरन कॉल काट दी। किसका? भाई का फोन था? हाँ हाँ, तुम्हारे भाई का फोन था। वो कह रहे थे कि उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो उन्होंने बताया नहीं कि कब आ रहे हैं? नहीं, वो अगली बार फोन आएगा तो मैं पूछ लूंगी। रानी बात बनाने में कामयाब हो गई थी और जब वो तेजी से अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो उसका देवर उसे मशकूक निगाहों से देख रहा था। इस वाकये के बाद रानी और भी मोहतात हो गई थी, जबकि रानी के शकी देवर ने उसकी निगरानी शुरू कर दी थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रानी का देवर अपने बाप के कान भरने में मसरूफ था। अब्बा एक बात बोलूं? हाँ बोल बोल, क्या बात है? मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। मुझे लगता है भाभी अपने कजन से बात करती है। पागल हो गया तू? देख अब्बा, कल को कोई गड़बड़ हो गई ना तो फिर मुझे नहीं बोलना। चुप कर बेशर्म, खामखा मेरी बहू पर इल्जाम लगा रहा है तू। रानी शादी से पहले अपने कजन मुश्ताक से मोहब्बत करती थी
मुश्ताक का रिश्ता रानी के घर वालों ने ठुकरा दिया था और ये बात रानी के ससुर, शौहर और देवर को भी मालूम थी। शादी के 3 बरस के बाद मोहब्बत की दी हुई चिंगारी अचानक भड़क उठी थी। दोनों तरफ आग बराबर की लगी हुई थी, लेकिन इस आग में कूदना इंतहाई खतरनाक था और रानी यही बात अपने कजन मुश्ताक को समझा कर थक गई थी। लेकिन वो इससे सिर्फ एक बार मिलने की जिद कर रहा था और फिर एक दिन रानी ने मिलने की हामी भर ली। रानी ने मैली सी मेज पर रखी हुई पुरानी घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी रात का 1 बजा रही थी। रानी अपने कमरे से दबे पांव निकली, आंगन का जायजा लिया और फिर आहिस्ता से दूसरे कमरे में झांकने लगी। रानी का ससुर और देवर गहरी नींद सो रहे थे। अब रानी ने बाहर के दरवाजे का रुख किया। दरवाजे से झांककर बाहर देखा तो रानी का आशिक सहमा सिमटा खड़ा था। रानी ने अपने आशिक से सरगोशी करके उसे कुछ समझाया और फिर एहतियात से चलती हुई अपने कमरे में पहुंच गई। रानी के कमरे के जाने के थोड़ी देर बाद शब्बीर ने देखा कि रात की तारीकी में एक साया बाहर के दरवाजे से अंदर अहाते में दाखिल हुआ और दबे पांव चलता हुआ रानी के कमरे में दाखिल हो गया। आशिक को कमरे में बुलाने के बाद रानी जैसे ही दरवाजा बंद करने की कोशिश करने लगी, मेज से टकरा गई और मेज पर रखी घड़ी नीचे फर्श पर गिर गई। शोर की आवाज बराबर वाले कमरे में गई तो उसका देवर हड़बड़ा कर उठ बैठा और वहीं से उसने आवाज लगाई। बैठो आओ। कौन है? कौन है वहाँ? कोई भी नहीं है, वो बस घड़ी गिर गई थी तो वहाँ अब रानी के हाथ पांव फूल चुके थे। उसे यकीन था कि चंद लम्हों में उसका देवर और ससुर कमरे में आ जाएंगे। रानी का आशिक छुपने के लिए जगह तलाश करने लगा। फिर रानी ने एक बड़े से संदूक का ढक्कन उठाया और मुश्ताक नामी अपने आशिक को मुबैना तौर पर संदूक में कुदवाने के बाद बाहर से ताला लगा दिया और जल्दी से पलंग पर लेट गई। अभी उसको पलंग पर लेटे हुए चंद लम्हे ही गुजरे थे कि रानी का ससुर और देवर टॉर्च लेकर अंदर आ गए। क्या हुआ बहू? कोई चोर डाकू तो नहीं घुस गया यहाँ? अरे नहीं अब भाई, यहाँ तो कोई नहीं है। कोई नहीं है यहाँ। चल के सो जा। हाँ, जगा दिया मुझे। ससुर और देवर अभी वापस पलट ही रहे थे कि उन्हें संदूक के अंदर से खटपट की आवाज सुनाई देने लगी और वो पलट गए। कौन है इसमें? कौन है यहाँ? यहाँ कौन हो सकता है? देखो ताला भी तो लगा हुआ है ना। देवर ने रानी को मशकूक नजरों से देखा और सारा मामला उसकी समझ में आ गया। ये ताला तो बहुत छोटा है, मैं बड़ा ताला लगा देता हूँ ना। अब देवर संदूक की तरफ बढ़ रहा था। इस दौरान रानी का चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। उस रात मुबैना तौर पर यह मालूम होने के बावजूद कि संदूक में मुश्ताक मौजूद था, रानी के देवर और उसके ससुर ने उसे बाहर निकालने के बजाय अंदर ही रहने दिया, जिससे थोड़ी ही देर में उसकी मौत वाक़ हो गई थी। ये है वो घर और ये है रानी के मुबैना आशिक मुश्ताक की तस्वीर, जो खुद भी शादीशुदा था लेकिन रानी के इश्क में मुब्तला होकर अपनी जान गंवा बैठा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके रानी, उसके ससुर और देवर को गिरफ्तार कर लिया था। शब्बीर ने इस अलमनाक वाक़े पर इंतहाई अफसोस और दुख का इजहार किया है। रानी ने जो कुछ किया वो शायद कस्दन नहीं था, लेकिन उसके ससुर और देवर ने जो कुछ किया, शब्बीर को लगता है कि उसमें उनकी मर्जी शामिल थी और वो रानी के आशिक को शायद मुर्दा ही देखना चाहते थे। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने जिला घोटकी के शहर ढेरकी में एक गरीब मेहनत कश को देखा है जिसे कर्ज से नफरत थी और वो अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान थी। गुलाम सरवर पीठ पर बोझ लादे एक गधा गाड़ी पर सामान लोड करवा रहा था। शदीद धूप और गर्मी में वो पसीने में शराबोर हो रहा था, लेकिन बड़े इन्हिमाक से मेहनत मजदूरी कर रहा था। सामान लोड कराने के बाद गुलाम सरवर को इंतहाई मामूली मजदूरी मिली, जो उसने गिनकर जेब में रख ली। फिर उसने अपने दोनों हाथों से अपने कपड़ों को झाड़ा और सामने रखे कूलर से पानी का गिलास भरकर मुंह पर छींटे मारने लगा। अब गुलाम सरवर खासा मुतमईन नजर आ रहा था। गुलाम सरवर दोनों हाथों से चेहरा और बाल संवारता हुआ करीबी ढाबे पर चला गया, जहां मजदूर खाना खा रहे थे। वो एक खाली जगह देखकर बैठ गया, फिर बैरा खाना ले आया तो गुलाम सरवर ने खाना शुरू कर दिया।
अभी गुलाम सरवर ने पहला निवाला ही मुंह में रखा था कि अचानक उसे अपनी बेटी का ख्याल आ गया, जो सुबह को जब उसका बाप घर से निकल रहा था उसे बता रही थी कि घर में आटा खत्म हो चुका था। अब्बा सुन, घर में आटा बिल्कुल भी नहीं है। अरे बेटा तो फिक्र ना कर, मैं जल्दी आ जाऊंगा घर पे, आटा लेता हुआ आऊंगा। और हाँ, आज तू घर पे रोटी मत पकाना, मैं होटल से खाना लेके आऊंगा ना। चल ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गुलाम सरवर के हाथ में निवाला कांपने लगा, उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। उसने निवाला वापस प्लेट में रखकर बैरे को आवाज दे दी। हेलो भाई। जी सर। ऐसा करें, इसको थैली में पार्सल कर दें। जी सर। पैसे कितने हुए? सर 60 रुपए हो गए। ठीक है, किसको देने? ये सेठ को देने। पार्सल कर दो। बैरे ने फुर्ती से थैली में खाना डालकर गुलाम सरवर के हवाले कर दिया। गुलाम सरवर ने पैसे अदा किए और ढाबे से बाहर आ गया। गुलाम सरवर ने अपनी जेब टटोली तो उसमें इतने पैसे नहीं थे कि वो आटे की बोरी खरीद सकता। गुलाम सरवर शदीद मायूस हो गया। उसके कानों में बार बार बेटी की आवाज गूंजने लगी। अब्बा सुन, घर में आटा बिल्कुल भी नहीं है। अरे बेटा तो फिक्र ना कर, मैं जल्दी आ जाऊंगा घर पे, आटा लेता हुआ आऊंगा। फिर शब्बीर ने देखा कि गुलाम सरवर में एकदम फुर्ती आ गई, जैसे उसने दुख को लात मार दी हो। वो तेजी से अपने घर की तरफ रवाना हो गया। घर में दाखिल हुआ तो बेटी की नजर बाप पर पड़ गई और वो सारा मामला समझ गई। अब्बा ये क्या लेकर आया है? अच्छा ये खाना है, तू खाना खा ले, मैं आटा लेके आ जाता हूँ। अब्बा तू नहीं खाएगा? मैंने खा लिया ना, आज तेरी दुआ से बहुत अच्छी दिहाड़ी लगी है मेरी। बाप अपनी बेटी को दिलासा देकर बाहर चला गया। बेटी ने खाने की थैली जो की तू एक तरफ रख दी और फिर मुंह छुपाकर रोने लगी। उधर शब्बीर ने देखा कि गुलाम सरवर मजदूरी की तलाश में सड़क पर मजदूरों के साथ बैठा हुआ था। फिर उसे एक शख्स अपने साथ काम पर ले गया। शब्बीर ने गुलाम सरवर को ईंटें उठाते देखा, मगर वो तनदेही से काम कर रहा था। शाम हुई तो गुलाम सरवर मजदूरी लेकर सीधा परचून की दुकान पर पहुंच गया, जहां दुकान के बाहर एक शख्स बैठा हुआ था। चाचा 5 किलो आटा तोल दो। अभी सोचता हूँ, तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। बिटिया कैसी है? बिटिया की सगाई कब कर रहा है? कुछ पैसे तो जोड़ लो ना, अभी तो फूटी कोड़ी भी नहीं है। अल्लाह जरूर जरूर मदद करेगा। इस दौरान बाहर बैठे हुए आदमी ने सारी बात सुनकर गुलाम सरवर से बात करना शुरू कर दी। ओ गुलाम रसूल, ओ कितने पैसे चाहिए तुझे? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसे नहीं चाहिए। ओ इधर तो आ, मेरी बात तो सुन। मसला क्या है? कोई मसला नहीं है। फिर वो आदमी गुलाम सरवर को सरगोशी करता हुआ एक तरफ ले गया। जो शख्स गुलाम सरवर से सरगोशी कर रहा था उसी मोहल्ले में रहता था। उसने गुलाम सरवर को कुछ रकम के एवज उसकी बेटी से शादी करने की पेशकश की थी, जिसे गुलाम सरवर ने ठुकरा दिया था। इस वाकये के बाद वो शख्स गुलाम सरवर से बाकायदा दुश्मनी पर उतर आया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि गुलाम सरवर की बेटी परचून की दुकान से कुछ सौदा सलफ लेकर निकली तो वही शख्स सामने आ गया। अरे ला रिजवाना, मैं उठा दूं? तो सामान बहुत भारी लग रहा है। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तेरा? चल अपना रास्ता नाप। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अरे ला रिजवाना, मैं उठा दूं? तो सामान बहुत भारी लग रहा है। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तेरा? चल अपना रास्ता नाप। रिजवाना उस मक्कार शख्स को धुतकार कर जल्दी जल्दी अपने घर चली गई। बाप घर में मौजूद था। अब्बा क्या बात है बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों है? अब्बा दुकान पे एक आदमी खड़ा हुआ था,
अजीब अजीब नजर से घूर रहा था। वो लंबा सा? हाँ। कुछ कहा तो नहीं उसने तुम्हें? हाँ मखा हमदर्दी जता रहा था। मैंने भी अच्छा सबक सिखाया उसे। ठीक है, तो बैठ, मैं अभी आता हूँ। इस वाकये के बाद गुलाम सरवर ने अपने करीबी रिश्तेदार से बेटी का रिश्ता तय कर दिया था और शादी के अखराजात के लिए रात दिन मेहनत मजदूरी करने लगा। सख्त मेहनत और ग़िज़ा की कमी ने गुलाम सरवर को शदीद बीमार कर दिया था और वो पलंग से लग गया था, जिसके बाद घर में फाके पड़ने लगे थे। इस सूरत हाल में गुलाम सरवर के होने वाले दामाद ने अपने ससुर का ख्याल रखना शुरू कर दिया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रात के वक्त अपने नीम तारीख खोली नुमा कमरे में गुलाम सरवर बुरी तरह खांस रहा था और उसकी बेटी बाप की पीठ और सर सहला रही थी। अब्बा पानी पी ले, थोड़ा सा पानी पी ले अब्बा। बस बेटा, सब खाना पीना खत्म हो गया। अब देख, मेरी बात गौर से सुन, किसी से डरना नहीं। तू एक मजदूर की बेटी है, बहादुर बाप की बेटी है। जमाने से लड़ना है तुझको। अब्बा ये कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा? देखो मुझे, देखो। फिर अचानक उसके बाप पर खांसी का ना रुकने वाला वो दौरा पड़ा कि वो निढाल होकर गिर पड़ा। बेटी बाप के शाने झंझोड़ती रही, लेकिन उसका मजदूर बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा था। अब्बा, अब्बा उठ, अब्बा, अब्बा उठ जा। बाप के इंतकाल के बाद एक दिन फिर दुकान पर लड़की और उसी मक्कार आदमी का आमना सामना हो गया। लड़की सौदा लेकर दुकान से निकलकर जब गली में पहुंची तो उसी मक्कार आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। तो देख रिजवाना, और तुझे तो पता है तेरा बाप मेरे 40,000 का मकरूज था, और कब देगी मेरी रकम? तू झूठा है, जाता है यहाँ से या फिर शोर मचा के लोगों को बुलाऊं? जा। इससे पहले कि रिजवाना शोर मचाती, वो शख्स रिजवाना को घूरता हुआ वहां से चला गया। इस वाकये के कुछ दिनों बाद शब्बीर ने देखा कि इंतहाई मफलूकुल हाल घर में रिजवाना दुल्हन बनी बैठी थी और शब्बीर के कानों में जिन गीतों की आवाज आ रही थी वो इंतहाई दुख भरे थे। बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े होए। एक यतीम गरीब बच्ची की शादी हो रही थी। क्या रिजवाना ने बाप के मुबैना कर्ज की अदायगी के लिए एक मकार सूदखोर से शादी की हामी भर ली थी? इस वाक़े की तफसीलात कुछ इस तरह है। शब्बीर ने देखा कि थोड़ी देर में रिजवाना का रिश्तेदार सर पे सहरा डाले घर में दाखिल हुआ, जिसे रिजवाना के बराबर में बिठा दिया गया। अभी मुबारक सलामत का शोर हो रहा था कि अचानक वही मक्कार शख्स अपने कुछ साथियों के साथ घर में दाखिल हो गया। मेहमानों में हलचल मच गई और वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वाह भाई वाह, अच्छा इंसाफ है। शादी इसके बाप ने मुझसे तय की थी और बारात लेकर कोई और आ गया। चलो निकलो तुम सब लोग यहाँ से, इसको तो मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। ये सूरत हाल देखकर रिजवाना का होने वाला शौहर सीना तान कर खड़ा हो गया। ओए, क्या बात है? क्यों बदमाशी कर रहा है? बात सुन रहे हो? हट जा तू मेरे सामने से, वरना मार दूंगा तुझे। इसके बाप ने 40,000 का कर्ज लिया था मुझसे सूद पे और कहा था अगर पैसे ना देगा तो मेरी शादी इसके साथ करवाएगा। झूठ बोल रहा है ये शख्स। मेरे बाप ने सिर्फ कोई कर्ज नहीं लिया, झूठा है ये। मेरी मदद करो, झूठा शख्स है ये, झूठा। रिजवाना की चीखों पुकार के बाद मेहमानों ने गुंडों को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। महल्ले पड़ोस वालों की मदद से रिजवाना का मस्जिद में निकाह पढ़वा दिया गया था, लेकिन शादी के बाद इन दोनों को गुंडों की तरफ से अगवा करने की धमकियां दी जाती रही थी, इसलिए उन्होंने रूपोशी इख्तियार कर ली थी। ये है वो गरीब मजदूर की बेटी जो अपने तहफ्फुज़ की भीख मांग रही थी, मगर कोई उसकी मदद करने वाला नहीं।
शब्बीर ने मुतालिबा किया है कि चंद माह कबल ढरकी में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े का नोटिस लेकर मुबैना गुंडों और सूदखोरों को गिरफ्तार किया जाए और मजलूमों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।